हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रसायन शास्त्र के चौथा जो चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आज तीसरा क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों का अध्ययन करेंगे और वो है क्रियाशील समूह। क्या है? क्रियाशील समूह। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रियाशील समूह पढ़ेंगे। आइए कि क्रियाशील समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण, ध्यान दीजिएगा, जिस पर रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियाशील समूह कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे है मीथाइल अल्कोहल, है ना? क्या है? मीथाइल अल्कोहल, जिसका कि सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। अब इसमें देखिए दो भाग है, एक है CH3 मिथाइल ग्रुप और दूसरा है OH ग्रुप। ये हो गया क्रियाशील ग्रुप, क्रियाशील समूह, है ना? हाइड्रोक्सिल समूह है, इस पर अभी बात हम लोग करेंगे। क्रियाशील समूह है। और ये जो हमारा है वो अक्रियाशील समूह है। क्या है? अक्रियाशील समूह है। अब देखिए कि ये जो मिथाइल अल्कोहल है, इसका जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो किस पर निर्भर करेगा? क्रियाशील समूह पर निर्भर करेगा, हाइड्रोक्सिल समूह पर निर्भर करेगा। ये OH जो है इस पर निर्भर करता है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? क्रियाशील समूह हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ, है ना? अब आगे आइए कि हम लोग देखते हैं इसको कि कौन कौन सा क्रियाशील समूह है और इसके क्या सूत्र हैं और उसका संरचना सूत्र क्या क्या है। जरा इस पर बात करते हैं हम लोग, है ना? अब देखिए कि पहला जो है ग्रुप वो अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। ये ऐसे लिखा हुआ है, आप लोगों को लिखने के लिए, दिखने के लिए फिर से हम लिख देते हैं, है ना? थोड़ा सा प्रिंटिंग में ये है। तो अल्कोहल है और अल्कोहल का क्रियाशील समूह अभी हम लोग देख रहे थे कि हाइड्रोक्सिल समूह है, और हाइड्रोक्सिल समूह होता है क्या? OH, है ना? क्या होता है? OH होता है। ये इसका संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र भी हम लोग देख लेते हैं कि O का क्या कितना हैंड होता है? 2 इसकी वैलेंसी होती है ना? एक पर H और एक इधर खाली रहता है, जिस पर कि आप एल्काइल ग्रुप को हम लोग रख देते हैं। उस पर भी बात होगी। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्रियाशील समूह देख रहे हैं, फंक्शनल समूह देख रहे हैं। ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, ऐसे ग्रुप को देख रहे हैं, यानी क्रियाशील समूह को देख रहे हैं। एक समूह है, एक ग्रुप है कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिल समूह भी कहते हैं, है ना? और ये जो है
आपका सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कहिए C, फिर डबल बॉन्ड O। वास्तव में कार्बोक्सिल समूह जो होता है वो CHO होता है। क्या होता है? CHO। इस तरह से भी ये लिखा जाता है CHO। और इसका जो संरचना सूत्र है वो देखिए है H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड इधर खाली है, इधर एल्काइल ग्रुप माने हम लोग इस पर रखते हैं, जिस पर की बात हम लोग ये जितना आपको दिख रहा है, चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है और एमीन है, सबको बारी बारी से हम लोगों को पढ़ना है। हर एक सदस्यों का हम लोग ये जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जितना भी क्या है, जितना भी सदस्य है उन सदस्यों को पढ़ेंगे, उसके नाम को पढ़ेंगे, संरचना सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र देखेंगे, है ना। तो आइए हम लोग एल्डिहाइड को देखा, इसके बाद है कीटोन। क्या है? कीटोन है। इसको कीटोनिक समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोनिक समूह कहते हैं। ये आपका जनरली ऐसे भी लिखते हैं हम लोग इसको, क्योंकि कार्बन का हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 हैंड होता है, ऐसे भी लिखते हैं। एक तरफ एल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ भी एल्काइल ग्रुप। 2 एल्काइल ग्रुप है, एक R- के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ये हमारा कीटोन हुआ। क्या हुआ? कि ये हमारा कीटोन हुआ। कीटोनिक समूह को हम लोग देख रहे हैं। कीटोन ग्रुप का जो कार्बनिक यौगिक है उसमें जो क्रियाशील समूह होता है वो कीटोनिक समूह कहलाता है। उसका जो सूत्र होता है CO, या इस तरह से इसका है ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है जो यहां पर भी आपको दिखाया गया है ना। कहीं कहीं आपको यह भी मिलेगा, इस तरह से भी मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया? कीटोनिक समूह हुआ जो कीटोन के अंदर होता है। और इसी कीटोनिक समूह के आधार पर कीटोन ग्रुप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसके रासायनिक गुण इसका इस पर निर्भर करता है। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह होता है जिसको कि हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। देख लीजिए, ये इसका सूत्र हुआ और इसका ये देख लीजिए संरचना सूत्र हुआ, है ना। C का 4 बॉन्ड, 2 देख लीजिए यहां, एक ये 3 4 हो गया। और ऑक्सीजन का 2, 1 2, हाइड्रोजन का 1, इस तरह से, है ना। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह है ये, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। और इसी कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण निर्भर करता है ना। अब देखिए अगला जो है वो है एस्टर। क्या है? एस्टर है ना। एस्टर है तो एस्टर का क्या काम है? एस्टर एक ग्रुप है कार्बनिक यौगिक का और इसमें क्रियाशील समूह एस्टर समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टर समूह, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। R हो गया एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बराबर हम क्या लिखते हैं? R बराबर आप CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, ये हो गया इथाइल, सॉरी मिथाइल, ये हो गया इथाइल। फिर आप C3H7 रखेंगे तो ये हो गया प्रोपाइल, है ना। तो इसका जो एस्टर समूह होता है वो COOR होता है। और इसका जो संरचना सूत्र होता है वो देखिए इस तरह से होता है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड R, है ना। तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र होता है। अब है एमीन। क्या है? एमीन एक कंपाउंड है, कंपाउंड का ग्रुप है कहिए, वो है कार्बोक्स, ये क्या बोलते हैं इसको,
कार्बनिक यौगिक का समूह है ना, वो है एमीन। और एमीन कार्बनिक यौगिक के क्रियाशील समूह को कहते हैं एमिनो समूह। क्या कहते हैं? एमिनो समूह। और एमिनो समूह इस तरह से लिखते हैं NH2, है ना। अब देखिए कि N का 3 बॉन्ड होता है, 1 2 3, है ना। और एक खाली रहता है जिस पर कि एल्काइल हम लोग ग्रुप जोड़ते हैं, और बाकी 2 पर हाइड्रोजन होता है। यानी इसका क्या हो गया संरचना सूत्र? NH2, है ना। इसको हम लोग देखे हैं, देख लीजिए। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका क्रियाशील समूह कार्बोक्सिलिक समूह, उसका संरचना सूत्र इस तरह से COOH होता है। फिर देखिए एस्टर का जो क्रियाशील समूह होता है उसको क्या कहते हैं? एस्टर समूह कहते हैं, और उसका संरचना सूत्र इस तरह से होता है। फिर है एमीन। एमीन का जो समूह होता है क्रियाशील समूह, वो एमिनो समूह कहलाता है, और उसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है। अब देखेंगे हम लोग अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि समजाति श्रेणी क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या है ना। नाम से ही पता चल रहा है, समजाति यानी एक जात का, और श्रेणी यानी सीरीज। नाम से ही अर्थ को समझेंगे, है ना। तो समजाति श्रेणी क्या हुआ? होमोलोगस सीरीज, एक जात का श्रेणी, एक जात का सीरीज। देख लीजिए, कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए, है ना, सिस्टमैटिकली अध्ययन करने के लिए इन्हें कई भागों में बांटा गया है, और उसी भाग को क्या कहते हैं? समजाति श्रेणी कहते हैं। तथा इनके जो प्रत्येक सदस्य होते हैं वो क्या कहलाता है? समजात कहलाता है। क्या कहलाता है? समजात कहलाता है, एक जात का कहलाता है, सेम जात का कहलाता है ना। और इस पर उदाहरण के द्वारा भी हम लोग समझेंगे। कुछ पॉइंट्स है, जरा इसको देखें कि श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत यौगिकों के अनुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है। क्या अंतर होता है? CH2, याद रखिएगा। अभी इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग देखेंगे। CH2 का अंतर होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि समजात श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत लगातार यौगिकों के अनुसूत्रों में कितना अंतर होता है, या क्या अंतर होता है? तो CH2 का अंतर होता है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा है कि समजाति श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा क्या करते हैं? निरूपित किया जाता है। सबका जो सामान्य सूत्र होता है, सबका जो जनरल फार्मूला होता है, वो एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। अब अगला जो पॉइंट है कि इस श्रेणी के सभी यौगिकों में एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित रहने के कारण उनके रासायनिक गुणों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है, सिमिलरिटी पाई जाती है, सबके गुणों में समानता पाई जाती है। हम लोग एक टेबल के माध्यम से सारी बातों को हम लोग देखेंगे, है ना, कि इस श्रेणी के सभी यौगिकों में एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित रहने के कारण उनके रासायनिक गुणों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। इसको हम लोग देखे हैं कि इस श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत यौगिकों के अनुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है। अभी हम लोग इसको देखते हैं। देख लीजिए कि 2 लगातार, अभी हम लोगों ने क्या देखा?
देखिए, अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। एक हम ले लिए अल्कोहल का, मेथेनॉल का सूत्र होता है, सबसे पहले जानिए CH3OH। कैसे होता है, क्यों होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एथेनॉल है, इसी का क्रमागत वो है क्या? वो है C2H5OH। अब देखिए, प्रोपेनॉल का होता है C3H7OH, ब्यूटेनॉल का होता है C4H9OH, पेंटेनॉल का होता है C5H11OH, है ना। अब इसमें देखिए दो बात हम लोगों को मुख्य रूप से सीखना है ना, कि हम लोगों ने क्या देखा कि समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत यौगिकों के बीच अंतर जो होता है वो CH2 का होता है। यही हम लोगों ने देखा। कैसे? अब देखिए, दो लगातार दिखा दिए हैं, देखिए दो लगातार है ना, CH3OH और C2H5OH। अब इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? तो C2H5 का अंतर है। ध्यान से समझिए, CH3OH, OH रहने दीजिए, बाकी CH3 और यहां है C2H5, अंतर कितना का हुआ? CH2 इसमें से निकाल लीजिएगा, CH3 आ जाएगा, है ना। फिर देखिए, इन दोनों के बीच C2H5OH और C3H7OH, इसमें भी अगर अंतर आप देखते हैं इन दोनों में भी, तो अंतर आपको कितना समझ में आएगा? CH2 ही आपको अंतर है ना। फिर देखिए, प्रोपेनॉल का सूत्र होता है C3H7OH। दो लगातार अगर है, हम इसमें देखते हैं तो C3H7OH और C4H9OH में अंतर सिर्फ है CH2OH का, है ना। फिर देखिए C4H9OH, इसमें हम ही दोनों में देखते हैं तो C4H9OH और C5H11OH, है ना, इन दोनों में भी अंतर कितना का है? CH2 का है। हम लोगों ने जो पहला पॉइंट देखा था कि समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत यौगिकों में अंतर जो होता है वो CH2 का होता है। कितना का होता है? CH2 का होता है। दूसरा कि जो भी समजातीय श्रेणी के यौगिक होते हैं सभी का सामान्य सूत्र एक ही होता है। ये अल्कोहल है और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। सबका यही होता है। पूरी मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, आप आगे बढ़ते चले जाइए, नोनेनॉल, डेकेनॉल, है ना, सबका क्या होता है? CnH2n+1OH होता है। तीसरी बात इसमें जो हम लोग ने देखा कि सब में एक ही अभिक्रियाशील समूह है ना, इसलिए सबका रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। अब आइए, इसको देख लिए हम लोगों ने, आप लोग बढ़िया तरीके से नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कि कार्बनिक यौगिकों का क्या है कि कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है वो दो तरह से होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है वो उसकी मुख्यतः दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तो दो विधियां हैं। एक है साधारण प्रणाली, कॉमन सिस्टम,
इसके अंतर्गत जो नाम होता है वो साधारण नाम कहलाता है। क्या नाम कहलाता है? साधारण नाम। कार्बनिक यौगिकों का जो दो नाम होता है, सीधा सीधी जानिए, एक साधारण नाम और दूसरा यूपेक नाम, है ना। दो तरह का नाम होता है, एक है साधारण नाम कॉमन सिस्टम के अंतर्गत, और ये नाम यौगिकों के प्राप्ति स्रोत के आधार पर होता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे है फॉर्मिक अम्ल, है ना, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम, इसका पहले सूत्र देखेंगे, HCOOH होता है ना। अब बताइए कि इसका नाम फॉर्मिक अम्ल ही क्यों पड़ा? इसलिए कि ये जो है वो लाल चींटी से प्राप्त हुआ था फर्स्ट बार। पहली बार जो लोगों को हाथ लगा फॉर्मिक अम्ल, वो लाल चींटी से प्राप्त हुआ। लाल चींटी के डंक में या लाल चींटी में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल। अब इसका नाम फॉर्मिक अम्ल क्यों रखा गया? तो लैटिन में, लैटिन भाषा में जो है लाल चींटी को क्या कहते हैं? फॉर्मिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिकस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? फॉर्मिकस कहते हैं। और यही फॉर्मिकस के कारण इसका क्या नाम पड़ा? साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ा, है ना। अब आ जाइए कि जो दूसरा प्रणाली है, यूपेक प्रणाली जो है, पहले यूपेक जो शब्द आया IUPAC, है ना, ये यूपेक नाम कहां से आया? आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड और सी से होता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। यहां एम छूट गया, है ना। तो इसका जो यूपेक नाम कहां से आया? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और यूपेक नाम भी लिखाता है ना। यूपेक नेम में क्या होता है कि सारे जो भी कार्बनिक यौगिक है, चाहे वो एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, अल्कोहल का है, एमीन का है, एस्टर का है, सब में एक स्पेशल रूल है और उसी रूल के हिसाब से कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है? यूपेक नाम, IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री प्रणाली जो है, इसके तहत नाम रखा जाता है। क्योंकि साधारण नाम जो है वो स्थान विशेष पर ही जाना जाता है, जबकि ये IUPAC नाम जो है वो इंटरनेशनल नाम हो गया। दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा और केमिस्ट्री पढ़ने वालों के साथ अगर बात कीजिएगा तो वो बात समझ जाएगा कि आप किस कंपाउंड के विषय में बताना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि किस प्रकार से साधारण नाम कंपाउंड का रखा जाता है और यूपेक नाम रखा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग ले रहे हैं किसको? एल्कीन या ओलिफीन को। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, क्या देखा? सामान्य सूत्र देखा। किसका? एल्कीन का होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ठीक है, अब आइए हम लोग यहां देख रहे हैं कि सामान्य सूत्र हो गया CnH2n। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जब n बराबर 2 रखते हैं तो उसका सूत्र C2H4 आता है। उसका नाम भी देखे थे एथीन, है ना।
लेकिन इसका साधारण नाम होता है एथिलीन। इसका कोई नियम नहीं है साधारण नाम का, वो आपको याद रखना होगा कहां से, ओलिफिन से, कि एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, है ना, पेंटिलीन, इस तरह से रखा जाता है। जबकि साधारण नाम से जो यूपेक नाम रखा जाता है इसके लिए नियम है। क्या है, तो देखिए एल्केन है ना, इस एल्केन में से एन को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, और इसमें प्लस कीजिए, क्या, इन, एल्कीन का इन प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, एल्कीन का इन प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एन हटा दीजिए और इन जोड़ दीजिए, यानी एल्कीन। क्या कहेंगे इसको, एल्कीन, है ना। अब देखिए यहां पर क्या आया, C2H4, एक कार्बन है, यानी एथेन। एथेन से एन हटाइए, इन जोड़िए, क्या नाम हो जाएगा, एथीन, है ना। फिर उसी तरह से देखिए C3H6, C3H6, इसका क्या नाम होता है, प्रोपीन। कैसे, क्योंकि कार्बन का संख्या 3 है, हम पहले यहां पर आ रहे हैं, कार्बन का संख्या 3 यानी प्रोपेन। प्रोपेन से एन हटाइए, इन जोड़िए, क्या हो जाएगा, प्रोपीन, जबकि इसका साधारण नाम क्या है, प्रोपिलीन, है ना। अब देखिए इधर भी जो इस सूत्र पर भी हम आएंगे, पहले नाम पर चर्चा हो रही थी इसलिए नाम पर बात कर रहे हैं। ये दोनों को देख लिया। अब देखिए कि इसका संरचना सूत्र भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, कि C का हमेशा 4 हाथ होता है, 4 हैंड होता है, 1 2 3 4। इसका भी देखिए 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, है ना। और यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है, क्योंकि यहां पर कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक उसी प्रकार से C3H6 में भी देखिए क्या है कि कार्बन का ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस पर चर्चा पिछले क्लास में इन डिटेल में हम लोगों ने किया था कि जितना हाइड्रोजन चाहिए संतुष्ट करने के लिए उतना है नहीं, 2 हाइड्रोजन कम है, इसलिए यहां डबल बॉन्ड बना। 4 हाइड्रोजन कम रहेगा एल्काइन में, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ले लिया, है ना। हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 6, देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 दे दीजिए, 6। लेकिन ये तो हुआ पूरा नहीं, 4 हाथ हुआ कार्बन का, 1 2 3, इसका भी देखिए 1 2 3, 4 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड देते हैं, जो देखिए कि यहां पर दिया हुआ है डबल बॉन्ड। यहां भी देखिए डबल बॉन्ड दिया हुआ है, और ये संघनित सूत्र है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर देखिए ये इतना को CH2 लिखता है, इसको CH2 लिख रहा है ना। अब देखिए CH3 कैसे संघनित सूत्र लिखा, इतना को लिखा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड ये लिखा CH, फिर CH2, इधर वाले को क्या लिखता है, CH2, ये हुआ संघनित सूत्र। अब आ जाइए हम लोग C4H10, यानी जैसे ही कार्बन का संख्या 4 हुआ यानी ब्यूटेन, हम लोग यूपेक नाम देखते हैं, तो ब्यूटेन में एन हटाइए, इन जोड़िए, ब्यूटीन हो जाएगा, है ना। अब है कि यहां पर लिखा हुआ है 1 ब्यूटीन, ध्यान दीजिएगा, तो 1 ब्यूटीन में क्यों पड़ा, तो एक इसको जो नामकरण करते हैं यूपेक नाम में, वो जिधर से डबल बॉन्ड है या कोई क्रियाशील समूह होता है उधर से ही हम लोग नंबरिंग करना प्रारंभ करते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि नंबरिंग जो करें इस तरह से कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो, और नामकरण में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां 1 2 3 4। अब देखिए कि 1 नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए
यहां 1 ब्यूटीन कहा गया, ये तो 1 ब्यूटिलीन है। अब दूसरे वाला में देखिए, नीचे वाले में C4H8 ही है, लेकिन यहां 2 ब्यूटीन क्यों नाम रखाया? तो 2 ब्यूटीन इसलिए रखाया कि देखिए 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 और ये 4 नंबर कार्बन है। हर स्थिति में 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, द्विबंधन बना हुआ है, इसलिए इसको 2 ब्यूटीन कह रहे हैं। यहां 1 नंबर कार्बन पर था, यहां देखिए 2 नंबर पर है, यहां देखिए 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर पर है इसलिए 1 ब्यूटीन कह रहे हैं। 2 नंबर कार्बन पर है डबल बॉन्ड, इसलिए इसको 2 ब्यूटीन कहते हैं। जबकि साधारण नाम में भी 1 नंबर पर है इसलिए 1 ब्यूटिलीन, 2 नंबर पर है इसलिए 2 ब्यूटिलीन, है ना। अब इसका उसी तरह से संघनित सूत्र भी लिख दिया गया है। पहला जो है आपका देखिए इतना तक है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ये वाला देखिए CH2, फिर देखिए ये CH है सिर्फ, है ना, CH लिखा गया, फिर ये इधर CH2 है, ये CH2 लिखा गया, है ना। अब देखिए फिर नीचे वाला CH3, फिर CH, डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, फिर इधर CH और ये CH3 जो है इसको यहां लिख दिया गया CH3। इधर वाला जो CH3 है इसको देखिए यहां लिखा दिया। ये हो गया संघनित सूत्र, संरचना सूत्र, साधारण नाम और ये यूपेक नाम। यूपेक नाम में याद रखेंगे, एल्केन से एन हटाए इन जोड़ दिए, एल्कीन हो गया। साधारण नाम तो आपको याद रखना होगा, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और फिर ब्यूटिलीन। अगर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है देख लीजिए तो 1 ब्यूटिलीन, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटिलीन होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, एल्कीन समूह का जो भी यौगिक था उसका सामान्य सूत्र CnH2n, उसका सारा सूत्र भी हम लोगों ने देखा, संघनित सूत्र को देखा, संरचना सूत्र किस प्रकार से बना हुआ है ना। देख लीजिए कि ये सब सारा सूत्र है, संघनित सूत्र है, संरचना सूत्र को देखा, साधारण नाम को देखा और फिर हम लोग यूपेक नाम किस प्रकार से एल्केन से एन हटा करके इन जोड़ करके जो प्राप्त करते हैं उसको भी हम लोगों ने सीखा और देखा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बाद है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। क्या है? एल्काइन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल्काइन या एसीटिलीन, है ना, जिसका सामान्य सूत्र पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा। क्या होता है? तो CnH2n -2, है ना। अगर n बराबर 2 रख देंगे इस सूत्र पर तो आ जाएगा C2H2। सबसे पहले हम लोग नाम पर चर्चा करते हैं। C2H2 का साधारण नाम होता है एसीटिलीन, है ना। फिर देखिए C3H4 है तो मिथाइल एसीटिलीन कह दिया, है ना। क्यों मिथाइल एसीटिलीन कहा? देख लीजिए यहां H है ना और यहां पर CH3 जुटा हुआ है, बाकी दोनों सेम है, इसलिए इसका नाम क्या रखाया? मिथाइल एसीटिलीन, यानी एसीटिलीन में मिथाइल जुड़ गया। फिर देखिए C4H6। क्या है? C4H6। इसमें देखिए इथाइल एसीटिलीन कह रहा है, एसीटिलीन आपका यहीं तक है ना। और इसमें देखिए इथाइल जुड़ गया है। CH3C2H5 को हम लोग CH3CH2 को C2H5 कहते हैं, है ना। C2H5 को ही लिखते हैं CH3CH2, है ना, और सिंगल बॉन्ड खाली रहेगा। तो ये हमारा क्या है कि एसीटिलीन के साथ
इथाइल लगा हुआ इसलिए इसका नाम इथाइल एसिटिलीन रखाया। यहां पर देखिए कि एसिटिलीन के साथ मिथाइल लगा हुआ है इसलिए ये मिथाइल एसिटिलीन हुआ, है ना। और ये सिर्फ क्या हो गया, एसिटिलीन हो गया। फिर देखिए इसको C4H6, C4H6 में देखिए क्या किया है, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, तो दो को क्या कहते हैं, डाई। डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, है ना। तो यहां पर दो मिथाइल है इसलिए इसका क्या नाम हुआ, डाई मिथाइल। मेथिल भी लिखा जाता है, घबराइएगा नहीं, डाई मिथाइल या डाई मेथिल एसिटिलीन, क्योंकि ये एसिटिलीन है ही, है ना। अब आइए इसको सबको साफ करते हैं। अब हम लोग समझेंगे साधारण नाम हम लोग देख लिए, अब यूपेक नाम देखेंगे। किस प्रकार से यूपेक नाम है पड़ता है इसका, तो एल्केन में से उसमें क्या किए थे, एन हटाए थे, -n कर दीजिए, इसमें भी -n, उसमें इन जोड़े थे, इसमें आइन जोड़ दीजिए। अब आपका सवाल होगा आइन ही क्यों जोड़े, क्योंकि यहां एल्काइन है, देखिए एल्काइन का आइन जोड़ दीजिए, एल्केन का एन को हटा दीजिए, हो गया एल्काइन। क्या हो गया, एल्काइन, है ना। अब देखिए कि दो कार्बन है एथेन, हम लोग यूपेक नाम पर चल रहे हैं, तो एल्केन एथेन से एन हटाइए आइन जोड़िए, क्या हो जाएगा, एथाइन। फिर देखिए प्रोपेन से एन हटाइए आइन जोड़िए, क्या होगा, प्रोपाइन। ब्यूटेन से एन हटाइए आइन जोड़िए तो ब्यूटाइन, वही है ब्यूटेन ही है। ब्यूटेन से एन हटाइए आइन जोड़िए, ब्यूटाइन। अब सवाल उठता है कि ये 1 ब्यूटाइन क्यों है, ये 2 ब्यूटाइन क्यों लिखे, है ना। अब देखते हैं कि यहां पर देखिए क्या किया हुआ है, नंबरिंग किया हुआ है। याद रखिएगा नंबरिंग उधर से ही करना है जिधर कोई अभिक्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। इसमें तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इधर से है तो हम लोग इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, है ना। एक नंबर कार्बन पर ही था ट्रिपल बॉन्ड इसलिए एक ब्यूटाइन कहलाया। यहां पर देखिए 1 2 3 4, हालांकि इसमें इधर से भी कीजिएगा तो सेम आएगा, है ना। तो दूसरे नंबर कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको 2 ब्यूटाइन कहा जाता है ना। हम लोग क्या देख लिए, इसका साधारण नाम को देखा और यूपेक नाम को देखा, है ना। सूत्र पर जो है, अगर आप इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 बैठाते जाइए, n बराबर 2 से स्टार्ट करिएगा, 1 नहीं इसमें होता है, पिछले क्लास में भी हमने बताया था। n बराबर अगर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो C3H4 आ जाएगा, n बराबर 4 रखेंगे C4H6 आ जाएगा, है ना। अब इसका संरचना सूत्र देख लीजिए कि C2H2 है तो इस तरह से कार्बन का देखिए 3 बॉन्ड है, आप अलग से भी देख सकते हैं। कार्बन का गिनिए 1 2 3 4, इसका भी 3 और 1 4, एक एक हाइड्रोजन है दे दिया। उसी तरह से ये भी आपका बनाया गया है ना। उसी तरह से फिर देखिए C4H6 का भी बनाया गया है संरचना सूत्र। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सबका 4 4 हाथ होता है,
आप दे दीजिए। इसमें क्या है कि हमको हाइड्रोजन एक ही है ना, जिसके चलते 4 हैंड पूरा करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ा। लास्ट कार्बन का हम बता रहे हैं, देखिए 3 बॉन्ड और एक ये, इसका भी देखिए 1 और 3 4, इसका भी 3 और एक इधर 4। इस तरह से संरचना सूत्र हम लोगों ने सीख लिया। संघनित सूत्र भी उसी तरह से है, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। इसमें देखिए ये CH3 को अलग दिखा दिया, सिंगल बॉन्ड C इसको इधर लिख दिया है। यहां भी देखिए इसको अलग दिखाया CH3, फिर देखिए ये जो है हमारा CH2 इसको यहां दिखा दिया, फिर C है और ये देखिए सेम है। इसी तरह से इसको भी दिखाया, इधर CH3 है, यहां CH3 है, इधर भी देखिए CH3 है, CH3 है, बीच में सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, उसको यहां पर दिखा दिया। इस तरह से हम लोगों ने आज क्या सीखा? आज के क्लास में क्रियाशील समूह क्या है, कौन कौन से क्रियाशील समूह हैं, फिर आगे हम लोगों ने क्या देखा? समजाती श्रेणी, इसके बाद नामकरण, जो साधारण नाम और यूपेक नाम है ना, इसको भी देखा, इसको भी देखा। एल्कीन का साधारण नाम और यूपेक नाम, एल्काइन का साधारण नाम और यूपेक नाम। अगर आप लोगों को कहीं कोई परेशानी हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।